और झुंझुनू से खूनी गैंगवार का एक बड़ा मामला सामने आया है। गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह मामला 2 हिस्ट्री शीटर के बीच पुरानी रंजिश को लेकर था और रविंद्र कटेवा पर हमला करने के लिए कृष्णकांत और उसके साथी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इस हमले में रविंद्र कटेवा बच गया। इस मामले में पुलिस ने कृष्णकांत के साथियों को पकड़ा है, जिनसे कि अब पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शुक्रवार की सुबह झुंझुनू गोलियों की आवाज से दहल उठा। जिले में हुए खूनी गैंगवार ने इलाके में सनसनी फैला दी। नवलगढ़ क्षेत्र के गोठरा थाना इलाके में खिरोड़ में ये गैंगवार हुआ और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये गैंगवार कई किलोमीटर तक एक दूसरे का पीछा करते हुए चलता रहा। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा अपने साथी के साथ कहीं जा रहा था, तभी अचानक 4 बदमाशों ने इन लोगों पर फायरिंग कर दी, लेकिन इस हमले में रविंद्र कटेवा बच गया, जिसके बाद कृष्णकांत और उसके साथी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन रविंद्र कटेवा के साथी सुनील सुंडा ने कृष्णकांत की गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया और उन्हें भागने से रोकने लगा, लेकिन कृष्णकांत और उसके साथियों ने सुनील पर फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गया और कृष्णकांत के साथ उसके साथी मौके से भाग गए। आरोपी गाड़ी से मुख्य रास्ते की बजाय हड़बड़ाहट में कच्चे रास्ते पर चले गए। आगे कृष्णकांत और उसके साथियों को भागने का रास्ता नहीं मिला, तो सभी ने गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही भागने लगे। 3 किलोमीटर दूर तुर्कानी जोहड़ी के पास रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने कृष्णकांत को घेर लिया, जहां पर फायरिंग हुई। मौके पर कृष्णकांत की लाश मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों हिस्ट्री शीटर्स के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। रविंद्र कटेवा को सीकर झुंझुनू के हिस्ट्री शीटर के रूप में जाना जाता है। रविंद्र कटेवा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, वसूली, अवैध हथियार और गैंगवॉर के मामले दर्ज हैं। रविंद्र कटेवा एक बड़े आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि इस हमले के पीछे कटेवा का प्रतिद्वंदी गुट हो सकता है। कृष्णकांत पलसाना और उसके साथी कटेवा के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन लोगों ने पहले भी कटेवा के खिलाफ साजिश रची है। पुलिस इन लोगों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। घटना की सूचना पर एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, एसएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, गोठरा सीआई धर्मेंद्र मीणा समेत दूसरे पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने कृष्णकांत की लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पहले संघर्ष में घायल हुए रविंद्र कटेवा के साथी सुनील सिंडा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस गैंगवॉर में कुल 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों तरफ के गुटों में दुश्मनी की वजह सीधी रंजिश थी या सुपारी का मामला, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। पुलिस को ऐसा शक है कि इन अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, जो अवैध रूप से जुटाए गए थे। फिलहाल पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। खिरोड़ गांव गोठरा थाने में एक फायरिंग की घटना हुई थी। सुनील ढाका के सर पे गोली लगी थी, जो नवलगढ़ का रहने वाला है। उस घटना के बाद जो मुलजिम थे, 4 लोग आए थे एक स्विफ्ट गाड़ी में। 4 में से 3 मुलजिम हमें मिल गए, जिसमें 2 हमने डिटेन कर लिया और एक मृत अवस्था में मिला था, जिसके सर में गोली लगी हुई थी। तो 2 घटनाएं हुई थी। तो एक सुनील ढाका का मृत्यु हुआ है और दूसरा ये जो गोलू स्वामी है, रानोली साइड का रहने वाला है, ये मारने आए थे इसको, सुनील ढाका, और इनके खिरोड़ गांव में फायरिंग करने आए थे। तो बाकी जो इन्वॉल्व मुलजिम है, उन सब पे हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही सबको डिटेन करके संपूर्ण घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरी घटना के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि ये आरोपी, इनकी डायरेक्ट इनसे दुश्मनी थी या फिर किससे सुपारी लेकर ये इन्हें मारने पहुंचे थे। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। क्या ये लोग सीधे ही आपस में गैंगवार को अंजाम दे रहे थे या फिर अन्य कोई बदमाश भी इनके साथ में सम्मिलित थे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। और प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक जेमस्टोन कारोबारी से ऑनलाइन ठगी का आया है, जिसमें गोल्ड ट्रेडिंग का झांसा देकर कारोबारी से 12 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी कर दी गई है। और ठगी के सिलसिले की शुरुआत व्हाट्सएप के एक लिंक से शुरू होती है और देखते ही देखते ठगों ने कारोबारी को 12 करोड़ की चपत लगा दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर में जेम्स स्टोन कारोबारी से गोल्ड ट्रेडिंग का झांसा देकर 12 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी ने एसओजी साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि कारोबारी 63 साल के हैं और उनके साथ मुनाफे का झांसा देकर 12 करोड़ की ठगी की गई। शिकायत के मुताबिक 25 सितंबर को कारोबारी को व्हाट्सएप पर कृतिका ठाकुर नाम की लड़की का मैसेज आया। इस मैसेज में www.kidongold.net नाम की एक वेबसाइट का लिंक था। जब कारोबारी ने वेबसाइट पर लॉगिन किया तो वहां पर भारी मुनाफे के साथ रिटर्न की जानकारी दी गई। कनकधाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस नाम की एक कंपनी ने बेहतर रिटर्न का लालच देकर कारोबारी को निवेश के लिए प्रेरित किया। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक भेजा गया। व्यापारी ने वेबसाइट पर जाकर साइन अप कर आईडी बनाई। ठगों ने कस्टमर सर्विस एजेंट बनकर अलग अलग बैंक खातों के नंबर भेजे। खातों में व्यापारी ने रुपए ट्रांसफर किए। कुछ देर बाद वॉलेट में बड़ी राशि आई। विड्रॉल के लिए आवेदन किया तो अगले दिन टैक्स जमा कराने का मैसेज आया। व्यापारी ने टैक्स फीस के नाम पर करोड़ों रुपए खाते में जमा करवा दिए। कारोबारी ने 7 अक्टूबर को पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसके बाद वर्चुअल वॉलेट में मुनाफा दिखाया गया। इससे कारोबारी को स्कीम और कंपनी पर भरोसा हो गया। 4 नवंबर तक कारोबारी ने कुल 6 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। इसके एवज में उनके वॉलेट में 9.42 करोड़ रुपए दिखाए गए। इसके बाद 7 नवंबर को जब कारोबारी ने विड्रॉल करने के लिए अप्लाई किया तो कस्टमर सर्विस ने 30% इनकम टैक्स जमा करने का दबाव डाला। जब कारोबारी फंस गया तो 10 से 24 नवंबर के बीच टैक्स और पेनल्टी के नाम पर 6 करोड़ रुपए और वसूल लिए गए। अब इस पूरे मामले में ठगी की इस वारदात को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच जांच कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसमें प्रॉफिट्स दिखाना और प्रॉफिट्स दिखाने के नाम पे, जैसे उसमें 100 रुपये लगाए और 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो कंप्लेनेंट ने कहा कि भाई मेरे को मेरा प्रॉफिट लौटा दो। तो उन्होंने उसके ऊपर कि भाई आपका 30% तो टैक्स लगेगा, 5% सर्विस चार्जेस लगेंगे, 2% बैंक के ट्रांसफ़र के चार्जेस लगेंगे, आरबीआई की फीस इतनी लगेगी, ऐसे कर करके वापस और पैसे डलवाते गए। तो जो प्रॉफिट था वो तो देने की जगह और 100 रुपये डलवा लिए। तो इस प्रकार से एक बड़ी धोखाधड़ी हुई। इसको हमने देखा करा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और उस इम्पोर्टेंट केस के मद्देनज़र कि यहाँ पे हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसमें ये मैटर रेफर कर दिया है, वहाँ पे ये मैटर रजिस्टर कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल साइबर अपराध के मामलों में 31.52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अगस्त 2025 में ही 12,612 लोगों ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करवाई है। हर दिन लगभग 406 से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। साइबर ठगों की लोकेशन ट्रेस करने के मामलों में 84% की कमी आई है। 2024 में साइबर ठगी के 1,32,000 मामलों की शिकायतें दर्ज की गयी। इनमें से सिर्फ 437 में ही FIR दर्ज हो सकी। लगातार हो रही साइबर अपराध की घटनाओं से पुलिस एजेंसी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट भी लगातार इन मामलों में सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारी पुलिस को इस तरह के तकनीकी अपराधों की जांच करने के लिए दक्ष बनाने की जरूरत है। इसके लिए अलग से कोई सेल या टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस टीम में रिसर्च अधिकारी न सिर्फ सामान्य अपराधियों की जांच के लिए दक्ष हों, बल्कि उन्हें साइबर अपराधों की जांच के लिए भी दक्ष किया जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन लगातार साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं राजस्थान में और देश में, वो गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं लगातार राजस्थान हाई कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी की कि इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं वो ना केवल इकोनॉमिकली लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहीं आसपास युवाओं को खास करके भटका रहे हैं और युवाओं को इसका शिकार बनाया जा रहा है। लगातार इस तरह के मामलों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, समाज प्रभावित हो रहा है। अब इसको देखकर ये होगा देखना दिलचस्प कि किस तरीके से पुलिस जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है और इसके साथ ही पुलिस को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई ऐसी एक कमेटी बनाई जाए, विशेष जांच एजेंसी बनाई जाए, विशेष एक पूरी टीम का गठन किया जाए जो कि इस बात के लिए टेक्निकली एबल्ड हो कि पूरी तरीके से साइबर अपराधों को रोकथाम के लिए वह दक्ष टीम हो। उस टीम के जो जवान हो, उस टीम में जो अधिकारी शामिल किए जाएं, अनुसंधान अधिकारी शामिल किए जाएं, उन्हें पूरी तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए कि वे अपना जो पूरा काम है वे कर पाएं और साथ ही ये जहां से भी जिस तरीके के जो साइबर अपराध हो रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, वहां पर उनको ट्रेस करते हुए पहुंचा जा सके और उसके बाद में वहां पर उन पर रोकथाम लगाई जा सके।